हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। हाउ आर यू डूइंग? सब अच्छा चल रहा है? कल का लेक्चर समझ में आया है? एनी डाउट टू एनीवन? यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द मैसेज बॉक्स और डायरेक्टली यू कैन मेल मी. I will send you all the recorded lectures or I will contact you there. Okay, you can contact me from that. Okay, now today in previous class, first we will talk about the previous class. In previous class, we had talked about or discussed about sexual reproduction in flowering plants. फिर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक अब जब हमारा गैमेट का फॉर्मेशन अब हो गया है, हमें पता है कि कैसे होगा, कहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, कौन सा हमारा आउटर स्ट्रक्चर है. जैसे कि आपको पता है, एक फैक्ट बताती हूँ, जो स्पोरोपोलिनीन होती है वो कभी भी डिग्रेड नहीं करती है. हम फॉसिल्स में उसे ही ट्रेस करते हैं. स्पोरोपोलिनीन डिग्रेड नहीं कर सकते, इट कांट बी डिग्रेडेबल. उसको कोई भी अभी तक ऐसा कोई स्पेशल एंजाइम नहीं बनाया गया है जो कि स्पोरोपोलिनीन को डिस्ट्रॉय कर दे. Okay, now we are going to start our today's class. So, female reproductive organ, that will be what? Pistil. क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा क्या है? पिस्टल है. तो एक पिस्टल हमारा क्या होता है? तो ये यहाँ पिस्टल आपको याद होगा, फीमेल मैंने बताया था, इट विल इन द स्टाइल फिर स्टिग्मा. तो पिस्टल क्या होता है? तो ये हमारा एक टर्मिनल रिसेप्टिव डिस्क लाइक स्टिग्मा होता है. इसमें स्टॉक लाइक स्टाइल होती है और एक बेसल स्वेलन ओव्यूल होता है, जो कि हमारा ओवरी क्या उस बियरिंग पार्ट होता है वो, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं. और ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होती है, या तो एक लोकस या एक से ज़्यादा लोकसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं. और पेरेन्काइमेटस कुशन भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? अराइजेस फ्रॉम ओव्यूल्स. ओके, अब नाउ आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पे. तो जो ओवरी कंटेन्स, हमारे ओवरी के पास क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा राउंड ओवल बॉडीज पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं. इसको हम लोग और भी जाना जाता है, जैसे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम. मतलब कि इंटेगुमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? एक टेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक लाइन जैसी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको इंटेगुमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम बोलता है, जो कि बाद में डेवलप होकर के अपने इनर बेस के, मतलब ओवरी के इनर बेस सरफेस से वो डेवलप हो जाता है. और एक ओव्यूल में अगर देखा जाए तो मेनली हमारा क्या प्रेजेंट होता है? तो एक सेंट्रल बॉडी टिश्यू होगा जो कि बीच में पाया जाएगा. एक न्यूसेलस होता है और 1 और 2 इंट्यूगमेशंस होते हैं. ठीक है, अब आगे फर्दर आते हैं. हर ओव्यूल में जो हमारा ईच ओव्यूल होता है वो अटैच्ड होता है हमारे प्लेसेंटा से एक स्मॉल स्टॉक के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फनिक्यूलस बोलते हैं. और ओव्यूल में हमारे बहुत सारे फनिक्यूल्स की अगर कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेसाइल बोलते हैं. अब देखो, फनिक्यूल्स नहीं समझ में आया होगा. स्टॉक याद है? पेड़ की जो डंडी होती है, जैसे कि रोज का फ्लावर लिया तो एक बड़ा सा स्टिक होता है ना, स्टॉक उसके ऊपर वो फुला फुला सा लगा रहता होता है, डेट विल बी देयर सरफेस स्वोलन पार्ट. और फिर जब ओव्यूल आता है ना, तो ओव्यूल उसी स्टॉक से तो कनेक्टेड है ना, वो ना तो फ्लावर से कनेक्टेड है, ना ही सेपल से, ना ही पेटल से, वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? स्टॉक से कनेक्टेड होते हैं. तो अगर आपका एक स्मॉल स्टॉक से जुड़ा होता है तो यही इसका क्या होता है? जो भी ओव्यूल जो होता है अटैच्ड होता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा से, बाय ए स्मॉल स्टॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फनिकल्स बोलते हैं. ठीक है, और ओव्यूल जिसमें भी क्या होता है? ये फनिकल नहीं होते, उसे हम लोग सेसाइल बोलते हैं. अभी तक समझ में आए? सेसाइल क्या है, इंटेगुमेंट्स क्या है, न्यूसेलस क्या है, ये सारे आपके कुछ टर्म्स है जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम व्हाट वाज दैट, नॉट मैम, मिस वो क्या था. यस. एंड जो भी आपके प्लेस होते हैं अटैचमेंट के लिए, फनिकुलस से, जो भी विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइलम. उसके बाद अगर हम देखें इन्वर्टेड ओव्यूल में, इन्वर्टेड की मतलब उल्टा, समझ रहे हो? हाँ, इन्वर्टेड ओव्यूल में अगर देखें, जो फनिकल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं हमारे मेन बॉडी के ओव्यूल से, हमारे एक रिज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग रैफे बोलते हैं. और जो अपर एंड होता है रैफे का, जो कि हमारा क्या जंक्शन ऑफ इंटेगमेंट्स के जंक्शन से क्या करता है? वो जुड़ता है. और इसमें हम लोग न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिजा.
या फिर चैलेजा भी बहुत लोग जानते होंगे, डेट विल बी कैलेजा, ठीक है। फिर एक स्मॉल ओपनिंग होती है लेफ्ट पे, एपेक्स पे आपके इंटेगुमेंट्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। आई थिंक दीज टर्म्स मे कैन बी कंफ्यूज यू ना। आप इसका ना मुझसे बेटा नोट्स ले लेना, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बनाया है और समझने में भी आपको आसानी होगी, और आप बस मुझे सुनना और उस नोट्स को देखना, और अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन नोट्स। आप एनसीईआरटी भी खोल के बैठोगे और आप मुझे सिर्फ सुनोगे, यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम सेइंग। मैं जो भी बोल रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ बेटा ऐसे देख लेने से नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक हमारे लार्ज ओवल सेल होती हैं जो कि लाइंग कहाँ होते हैं, ये इम्बेडेड होते हैं न्यूक्लियस में, जो कि हमारे माइक्रोपाइलर एंड के पास होती है, एम्ब्रियो सैक में और या तो फीमेल गैमेटोफाइट में। ओव्यूल में हमारे एक सिंगल इंटेगुमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल। ओव्यूल में जब सिंगल इंटेगुमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल। ये हमारा कॉमन होती है, ये हमारा कॉमन क्या है, गैमोपेटली है, गैमोपेटली। ओव्यूल में हमारे 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइटेगमिक ओव्यूल, जो कि हमारा मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटली एंड मोनोकॉट्स में होता है। और जब भी हमारा न्यूसेलस अगर मान लो सराउंडेड नहीं है इंटेगुमेंट से, तो ओव्यूल को हम लोग एटेगमिक बोलते हैं, मतलब हमारा न्यूसेलस नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटेगमिक बोलते हैं। अगर हमारा क्या कहते हैं, ओव्यूल्स के पास 2 इंटेगुमेंट्स है उसको बाइटेगमिक बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका लोरेंथस, सैंटलम, एल्बम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाओ कि हमारा जो ओव्यूल्स होता है वो किस शेप में मतलब हो सकता है, क्या वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पूरा ही ऐसे हो सकता है, या हल्का ऐसे होगा, या फिर पूरा इस तरीके का होगा। तो देखते हैं कैसा होता है। देखो, सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, जो आपका माइकोपाइल होता है और कैलेजा होता है और जो फिनिकुलस होते हैं, ये हमारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल ही ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे किस फैमिली में देखने को मिलता है, पॉलीगोनेसी एंड पिपेरेसी में। अब आ जाती हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल में। एनाट्रोपस में क्या होता है, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के ओव्यूल देखने को मिलते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स में। इसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो आपके नीचे की तरफ होता है, और जो फर्दर जो माइक्रोपाइल और फनिकुलस होता है वो साइड बाय साइड होता है, और माइक्रोपाइल जो होता है वो हाइलम से काफी पास में होता है, ठीक है। मतलब माइक्रोपाइल हमेशा क्या, माइक्रोपाइल ऐसा बताया गया कि वो ऊपर की तरफ होता है क्योंकि उसी के बाद स्टाइल है एंड देन स्टिग्मा होती है, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स में आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद हेमी एनाट्रोपस, मतलब कि वो इस तरीके से होगा। तो इसमें न्यूसेलस और जो इंटेगुमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी है ओव्यूल्स के, ये हमारे राइट एंगल पे होते हैं स्टॉक के ऐसे, ठीक है। और फनिकुलस में ये हमको देखने को मिलता है रेननकुलेसी फैमिली में एंड प्राइमरी सेसी में। उसके बाद है आपके कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में आपको क्या होता है, तो इसमें जो माइक्रोपाइल होती है वो एक लाइन में नहीं होती है, ना तो कैलेजा के साथ और ना ही फॉलिकल के साथ, लेकिन ये राइट एंगल होती है ऐसे, कुछ थोड़ा इस तरह हल्का सा, और वो वाले में फिर ऐसा हो जाता है एम्फीट्रोपस में, और फिर सर्सिनो ओव्यूल ऐसा हो जाता है। देखते हैं एम्फीट्रोपस में क्या होता है, तो इसमें जो आपको कर्वेचर देखने को मिलता है बोथ हमारे बॉडी ऑफ ओव्यूल में और एम्ब्रियो सैक में भी। एम्ब्रियो सैक को हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो कैसा है, हॉर्स शू शेप्ड का हो गया है। ये हमको पेपावेरेसी में देखने को मिलता है, ब्यूटोमेसी में देखने को मिलता है, एलिस्टमेटिसी में देखने को मिलता है। फिर है हमारा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो इसमें जो हमारे फनिकुलस होते हैं वो एक कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पूरा ही राउंड हो जाते हैं, मतलब पूरा घूम के ऐसे आ जाना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बॉडी ओव्यूल की होती है पूरा ही राउंड कर जाती है। ये आपको ओपुंशिया में देखने को मिलता है, ओपुंशिया। तो इसको थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन हाँ आप कर सकते हो। ऑर्थोट्रोपस आपको ओव्यूल किस में देखने को मिलता है, तो पोलीगाइनेसी में देखने को मिलता है, पेपेरेसी में। एनाट्रोपस ओव्यूल किस में देखने को मिलता है आपका, तो ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में यही होता है। हेमी एनाट्रोपस किस में देखने को मिलता है आपको, तो रेननकुलेसी में और प्राइमरी किसी में। फिर एम्फीट्रोपस किस में देखने को मिलता है, तो आपको पेपरवेसी में, ब्यूटोमेसी में और एलिस्टमेसी में। फिर आपके कैम्पाइलोट्रोपस किस में देखने को मिलता है, कैपरेडेसी में और सीनोपेडोसी में। और सर्सिनो वाले आपके ओपुंशिया में, ठीक है। अब आ जाते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस।
अब मेगा स्पोर्स, उसमें क्या बन रहे थे, माइक्रो स्पोर्स, इसमें क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन अब देखते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस सबसे पहले बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो हमारा सबसे पहला प्राइमरी, जो सबसे पहला आर्कीस्पोरियल सेल है, पहले वो क्या करेगा, खुद को डेवलप करेगा वो हाइपोडर्मल रीजन में, और अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ उसको भेजना शुरू करेगा डेवलप होते होते। फिर जब वो थोड़ा सा और डेवलप कर जाता है तो जो हमारे प्राइमरी जो आर्कीस्पोरियल सेल होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं और वो फिर बनाते हैं क्या, पेराइटल सेल को एंड इंटर स्पोरोजेनस सेल को। फिर प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल आपको ऊपर में माइक्रोपाइलर एंड के पास वो देखने को मिलेंगे। देन फिर वहां से क्या हो जाता है, जो हमारे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है वो फंक्शन किसके तरह करते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह। फिर हमारा पेराइटल सेल और जो भी हमारा मेगा स्पोर मदर सेल हुआ, मतलब जो हमारा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है वो किसके तरह काम करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, और जो हमारा प्राइमरी पेराइटल सेल है वो पेराइटल सेल्स की ही तरह रहेगा। फिर वहां पे जब मेगा स्पोर मदर सेल्स जब आ जाती है तो वो रिडक्शन डिवीजन में जाता है, मतलब कि क्या होगा वहां पे, माइटोसिस और मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन कहाँ होता है, माइटोसिस में होता है या मियोसिस में होता है, मियोसिस होगी वहां पे, है ना। और 4 हेप्लॉइड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ भी होगा, तब जाकर के वो लीनियरली क्या होता है, टेट्राड के फॉर्म में ऐसे जुड़ जाते हैं वो 4 जो मेगा स्पोर। उसमें कैसा होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ना, इसमें क्या हो रहा है, एकदम लीनियरली वा करके हो जाते हैं। फिर उसमें से एक मेगा स्पोर होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं और 3 जो होता है बाद बाकी डीजेनरेट कर जाते हैं। अब फंक्शनल कौन होंगे, लेट्स सी। तो जो 3 डेंजर और जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो डेवलप कर जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, और इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक मतलब कि एक ही स्पोर रहेगा, उसी के साथ फर्टिलाइजेशन होगी, उसी के साथ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होकर के फर्टिलाइजेशन होगी, हमारे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एंड देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब देखो आगे क्या होता है, तो जो भी मेगा स्पोर्स काम के नहीं थे वो क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब उसको डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर्स बोलते हैं। और फिर बच जाता है एक हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर दैट विल बी आवर गैमेट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेल फ्लावरिंग प्लांट में गैमेट्स क्या होते हैं, तो दैट विल बी माइक्रो स्पोर, एंड फीमेल्स में क्या होते हैं, मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल समझ में आ गया, जो ओव्यूल्स के टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब ध्यान से हमेशा याद रखना ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको नेम याद रखना है। एक फनिकल होता है, कैलेजा होता है, मैं नीचे से बता रही हूँ, फनिकल, कैलेजा, ओव्यूल, एंटीपोडल्स, ओवरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूसेलस, एग एपरेटस होता है, माइक्रोपाइल होती है, स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है, जो कि एक रिसेप्टिव सरफेस होती है पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट। अब फीमेल गैमेटोफाइट तो बन गया एक, अब क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कैसे होगी, तो सबसे पहले जो फंक्शनल आपका मेगा स्पोर बना वो फर्स्ट फीमेल हमारा गैमेटोफाइट या फिर उसी को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, तो वो हो गया। जो डिफ्रेंशिएटिंग मेगा स्पोर्स जो 3 रह गए थे वो डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर्स हो गए, और आपका ये बनेगा यहाँ पे वैक्यूल्स होंगे, क्योंकि प्लांट सेल में बड़े बड़े क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। फिर ये क्या करता है, जो हमारा न्यूक्लियस है मेगा स्पोर का वो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन में जाता है, और वहां पे जाकर के वो 8 न्यूक्लियाई को बनाता है, क्या करता है वो 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। वही जो हमारा एक फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा था उसमें 8 माइटोटिक डिवीजन होती है। जब 8 डिवीजन होती है तो 4 ऊपर के तरफ, 4 नीचे के तरफ, बीच में क्या, वैक्यूम। तो न्यूक्लियस हमारे किधर चले गए, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर जो इसमें से 8 न्यूक्लियाई होते हैं, सॉरी 8 तो ऐसे, हाँ 8 न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें से 4 न्यूक्लियाई क्या करते हैं, पोल के पास अरेंज कर जाते हैं, वो पोल के पास अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और एक न्यूक्लियस जो होता है हमारे माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, सेंटर में, टू फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो क्या हो रहा है, चारों पोल्स के पास गए, पोल्स के पास जाने के बाद उसमें से फिर क्या होता है, तो फिर जो टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का जो आप एम्ब्रियो सैक देखेंगे तो मैच्योरिटी में 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड देखने को मिलेगा। 3 माइक्रोपाइल पे रहेंगे, 3 कैलेजल एंड पे रहेंगे, और एक हमारे सेंट्रल सेल के पास न्यूक्लियाई रहते हैं। और ये फॉर्म कैसे होता है, तो एक मियोटिक डिवीजन हो रहा है और 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक मियोटिक डिवीजन एक बार पहले ही हो चुका था
और फिर उसके बाद क्या बन रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो जो ऊपर में जो हमारे किसके माइक्रोपाइल्स के पास रहते हैं, वहां पे 3 आपके रहते हैं जिसको हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स बोला जाता है, दो को, और एक को एग सेल। बीच में हमारे पोलर न्यूक्लियाई होंगे जो कि सेंटर पे होते हैं, और सबसे नीचे में 3 होते हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जो कि हमारा किसके पास होता है, कैलेजा। ओके, सीए से याद रखना, कैलेजा, एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइल्स के पास क्या होते हैं, एग एपरेटस, या फिर उसी को सिनर्जिड्स आप बोलो तो आप याद कर सकते हो एमएस। ठीक है, एमएस सीए। ओके, अब देखो, तो सिनर्जिड्स बन गए, वो भी हेप्लॉइड है, एग सेल भी हेप्लॉइड है, फिर उसके 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे, तो बीच में 2 पोलर निकला है, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। जो हमारा सेंट्रल है, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे, और एंटीपोडल सेल्स सिंगल रहेंगे, हेप्लॉइड ही रहेंगे। तो जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और बनाते क्या है, डिप्लॉइड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि प्राइमरी तो पहले ही बन चुकी थी, ये बाद में बन रही है। तो ये जो 3 न्यूक्लियाई हमारे कैलेजल एंड पे एम्ब्रियोसाइट के क्या बनाते हैं, एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं, और जो आपके रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाइस होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, वो आपके क्या होते हैं, वो साइटोप्लाज्म से जुड़ जाते हैं, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग एपरेटस और एग प्लस सिनर्जिड्स। तो समझ गए, माइक्रोपाइलर पे क्या आपके होंगे, एग एपरेटस, ठीक है, मतलब जिसमें मैंने बोला था ना सिनर्जिड्स, एमएस, और कैलेजल पे आपके क्या होंगे, एंटीपोडल्स, सीए। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। तो ये याद रहेगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मैच्योरिटी पे किस स्टेज में रहता है, तो 8 न्यूक्लिएट विथ 7 सेल, 8 न्यूक्लियस होगी लेकिन सेल कितना रहेगा, 7 रहेगा, जिसमें क्या आपके 3 माइक्रोपाइलर, 3 कैलेजल एंड एक सेंट्रल सेल होंगे। और ये बनता कैसे है, तो एक मियोटिक डिवीजन होती है और 3 माइटोटिक डिवीजन होती है। तो ये है आपका फीमेल डेवलपमेंट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ लिया। अब आपका आता है टिपिकल एम्ब्रियो सैक के बारे में। टिपिकल एम्ब्रियो सैक में भी क्या है, बस अब एम्ब्रियो सैक में जो भी हम स्ट्रक्चर सब देखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन को आज कवर नहीं करेंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो टिपिकल एक एम्ब्रियो सैक होती है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले पॉलीगोनम टाइप के हम एम्ब्रियो सैक को देखते हैं। तो जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे थे, तो माइक्रोपाइलर एंड पे कितने, 3 से सिनर्जिड, 3 सेल थे ना, एक एपरेटस। तो सबसे पहला एक क्या है हमारा सिनर्जिड, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पर्स बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, हेल्प, ये हमारा क्या होता है, हेल्पर होता है। ये कंप्लीटली क्या करता है, हमारे एग सेल को एम्ब्रेस करता है लेटरल साइड से, मतलब उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। और सिनर्जिड्स हमारे क्या होते हैं, इसमें प्रोमिनेंट सिस्टम्स होते हैं हमारे फिलिफॉर्म एपरेटस के लिए, वो उसके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। और एक सिनर्जिड जब डी जनरेट करता है, जब पॉलन ट्यूब क्या करता है, इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, और दूसरा कब डीजनरेट करता है, जैसे ही कि एम्ब्रियो सैक को कंटेंट्स मिल जाता है पॉलन ट्यूब का। तो मतलब ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, प्रोटेक्शन की तरह जब आता है तो ये खुद को डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, तो ये हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे सिनर्जिड्स के सेल वॉल पे देखने को हमें मिलते हैं, और ये पेनेट्रेट करते हैं हमारे साइटोप्लाज्म को, ठीक है, साइटोप्लाज्म हमारे सेंट्रल सेल पे। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना, जो भी सब्सटेंस है उसके सिक्रीशंस को क्या करना, अट्रैक्ट करना, और पॉलन ट्यूब को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये सारा काम हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है। फिर जो ऊस्फेयर होता है, ऊस्फेयर का काम क्या होता है, तो ऊस्फेयर या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे एग होते हैं जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कंटेन करता है। ये पूरा इंटायर साइटोप्लाज्म होता है हमारे एग सेल का, जो कि कैलेजल एंड पे होता है, जहाँ पे हमारा वेरस जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो ऑक्युपाइड होता है लार्ज वैक्यूल से। फिर पोलर न्यूक्लियाई तो पता ही है जो कि डिप्लॉयड रहा था, और वैक्यूल्स हो गए, फिर सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल का क्या काम होता है, तो ये हमारे इसके पास सेल वॉल जो होता है डिस्टिंक्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म काफी रिच होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स इसमें होते हैं, डिक्टियोसोम्स होते हैं, और ये हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करता है एम्ब्रियो सैक के। सेंट्रल सेल क्या होता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सेल है एम्ब्रियो सैक का, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे में क्या होता है, और बाद में चल करके ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और सेंट्रल सेल ही हमारे एक कॉन्टैक्ट में रहते हैं एग सेल से, सिनर्जिड से, और एंटीपोडल सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो ये पूरा आपका था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, ठीक है, आई विल गिव यू
द सॉल्यूशन ऑफ वॉट एवर यू हैव अ प्रॉब्लम। तो ये पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म होता है आपके प्लांट्स का। मेल भी खत्म हो गया, फीमेल खत्म हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की मैं बात करती हूँ। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद एमटीजी बुक को। एमटीजी बुक बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, दैट विल बी वेरी गुड। ऑफलाइन मोड में रखना, नॉट इन ऑनलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन मोड टेस्ट सीरीज आपको वो इफिशियंसी कभी नहीं देगी जो आपको ऑफलाइन मोड देगी। आप नीट का एग्जाम कैसे देने जाते हो? सेंटर पे जाते हो, प्रॉपर आपको वहाँ पे पेन पेपर आपकी वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है आपके माइंड में एग्जाम चलते रहता है। बट द थिंग इज वहाँ पे जो लोग होते हैं पहले आपको वो वेरीफाई कराते हैं। तो यू मस्ट नो दैट मेंटल प्रेशर कि जब अगर आप जाते हो, और सबसे मेन चीज़ वो बहुत ही गर्मी के टाइम पे होती है। तो जहाँ भी जिस लोकेशंस पे भी वेयर एवर यू आर लिविंग, अगर जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट ऑल्सो। घर पे बैठे बैठे दैट विल बी योर कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन में बेटा सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। अगर मान लो चलो ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी कोई टेस्ट लगा रहे हो तो मेक श्योर कि या तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप खुद से उसे बनाओ, देन चेक इट एंड, और वहाँ पे ऑनलाइन भी आप सबमिट कर दो वही, तो आप ऐसे दे सकते हो। लेकिन आपको इन्वायरमेंट थोड़ा मिलना चाहिए डिस्टर्बिंग, टू मेक श्योर कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो। तो जो भी, देखो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पढ़ने से। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो रोकने के लिए हजार नहीं लाखों लोग बैठे हुए हैं to stop you. So you have to decide what you want for yourself. Okay, that's it for the today classes. And now tomorrow is going to be your Diwali. So happy Diwali to you from my family to yours. And let's celebrate this Diwali together. 2026. Sorry, 2025. और 2026 में तो दिवाली रिजल्ट के बाद होगी, है ना? बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो दिवाली तो असली दिवाली होगी ना, पूरे लाइफ की सबसे बेस्ट दिवाली होगी। Okay, so we will let's see you tomorrow on Diwali.